नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप लोगों का अपने चैनल RKGS एकेडमी पर। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक बार फिर से, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना एकदम से मत भूलिएगा। भौतिक विज्ञान इस समय मैं पढ़ा रहा हूं। भौतिक विज्ञान में मैंने 4-5 इधर चैप्टर क्लोज किए हैं, उधर भी मैंने कई वीडियोज़ अपलोड किए हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है प्रकाश, और प्रकाश से ये वाला वीडियो आप लोग मिस मत करिएगा। आप पुराने क्वेश्चन पेपर से मेरे पढ़ाए हुए फैक्ट्स को मैच करिए। मैं पूरी तरह से एग्ज़ाम क्रैकर और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो फैक्ट पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट जो हैं, उसी को मैं क्लियर कराता चलता हूँ। तो आज हम लोग प्रकाश से पूरी तरह से, प्रकाश के जितने भी सिद्धांत है, प्रकाश है क्या, परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, ऋजुरेखी गमन, फलाने ढिकाने, जितना भी सारा चीज़ है, प्रकाश का प्रकीर्णन, और भी बहुत सारी जो चीज़ है, सारी चीज़ें इस क्लास में पूरी तरह से मैं क्लोज कर दूंगा। इस वीडियो से अगर आपने नोट्स बना लिया तो विश्वास मानिए आपका प्रकाश के लिए आपको कहीं पर भी भटकना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रकाश की तरफ। सबसे पहला जो हमारा फैक्ट बनेगा वो फैक्ट हमारा सबसे पहला ये होगा कि प्रकाश है क्या, इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला फैक्ट देखते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की एनर्जी है, एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है या चलती है। ये हमारा पहला फैक्ट है। अगर क्वेश्चन करते हैं कि प्रकाश क्या है, उसमें ऑप्शन आपका दिया रहेगा, हमारा सीधे सीधे ऑप्शन जाएगा। अगर ऊर्जा है तो ऊर्जा मारिएगा, और कई बार ऑप्शन ये देता है विद्युत चुंबकीय तरंग वाला ऑप्शन, तो आप इसको मारिएगा। ठीक है, दोनों ये हमारे कीवर्ड्स हैं, इस पर हमको ध्यान देना है। तो दूसरा फैक्ट देखते हैं, प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है। ठीक है, पहला क्या है, तरंग, और दूसरा क्या है, कण। ठीक है, ये हमारा है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, प्रकाश की जो विशेषता है वो क्या है, वो ये दोहरी प्रकृति का होता है। ऑप्शन में आपको तरंग और कण एक साथ दे सकता है, या ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा तरंग पर भी, एक कण पर भी। ठीक है, अगर दोनों है तो दोनों मार करके आइएगा। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, अगर यहाँ से ऑप्शन आपसे क्वेश्चन करता है तो ऑप्शन मारेंगे हम लोग, दोहरी प्रकृति का होता है। ठीक है, तीसरा फैक्ट देखें, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण जैसे क्या, जैसे व्यतिकरण, ये प्रकाश का गुण है। व्यतिकरण, ध्रुवण, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, व ऋजुरेखीय गमन। ऋजुरेखीय गमन की व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति को मानकर की जाती है। आईएमपी फैक्ट है, प्रकाश के जो गुण होते हैं, जैसे कि व्यतिकरण का गुण, ध्रुवण का गुण, विवर्तन का गुण या परावर्तन का गुण, अपवर्तन का गुण, पूर्णांतरिक परावर्तन का गुण, ऋजुरेखीय गमन, ये सारे गुण जो होते हैं किसके कारण होते हैं, प्रकाश के
किस प्रकृति के कारण होते हैं, तो हमारा ऑप्शन जाएगा एक तरंग प्रकृति के कारण होते हैं। दो प्रकार की प्रकृति होती है, तरंग और कण। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इस वाले में, व्यतिकरण पूछे, ध्रुवण पूछे, विवर्तन, परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, अपवर्तन, ऋजुरेखीय गमन, तो सबका ऑप्शन होगा कि ये किसके कारण होते हैं, तो हमारा ऑप्शन जाएगा तरंग, प्रकाश की तरंग प्रकृति के कारण होते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी फैक्ट बहुत ही आईएमपी है जो आपको याद करके रखना है। अगला चौथा फैक्ट देखें, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव व क्रांपटन, क्रांपटन प्रभाव, प्रभाव की व्याख्या, प्रकाश के फोटॉन या इसी को कण कहते हैं, सिद्धांत के आधार पर की जाती है। आधार पर की जाती है। यहां पर देखिए दो चीजें हैं, प्रकाश प्रकृति दोहरी होती है, तरंग होता है और कण के रूप में भी संचरित होता है। तो प्रकाश के जो गुण होते हैं ये वाला फैक्ट हमने बता दिया, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, ऋजुरेखीय गमन और पूर्णांतरिक परावर्तन, ये किसके कारण होता है, तो तरंग प्रकृति के कारण होता है। और अगर क्वेश्चन करता है ये जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है ये किसने दिया था, और क्रांपटन प्रभाव ये मैं आगे प्रकाश में बताऊंगा कि इसकी व्याख्या, ये सिद्धांत किसने दिया था, इसकी जो व्याख्या की जाती है ये किसके आधार पर की जाती है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा प्रकाश के फोटॉन या कण सिद्धांत के आधार पे। ये तरंग सिद्धांत के आधार पर इनकी व्याख्याएं करी जा रही थी और ये वाली व्याख्या हम कण सिद्धांत के आधार पे कर रहे थे। ठीक है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी है, इसलिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव और क्रांपटन प्रभाव की व्याख्या किसके आधार पर की जाती है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि ये प्रकाश के फोटॉन या कण सिद्धांत के आधार पर करी जाती है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हमको याद करके रखना है। पांचवा फैक्ट देखें, प्रकाश का कणिका सिद्धांत, यही जो हम लोग देख रहे हैं, या कण सिद्धांत, प्रकाश का कणिका सिद्धांत, कणिका सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन, न्यूटन ने दिया था, जिसके अनुसार इन्होंने क्या कहा था, जिसके अनुसार प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, और ये सीधी रेखा में गमन करते हैं, और ये सीधी रेखा में गमन करते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा है कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। इन्होंने क्या बताया था, न्यूटन के अनुसार प्रकाश जो होते हैं ये अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं और ये कैसे चलते हैं, सीधी रेखा में चलते हैं। ठीक है, ये वाली बात किसने बताई थी, न्यूटन ने बताई थी। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था, हमारा ऑप्शन जाएगा न्यूटन दिया था। कई बार एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी कई बार पूछा जा चुका है, तो ये फैक्ट हमको पूरी तरह से रट करके रखना है। तो 4-5 फैक्ट हम लोगों ने प्रकाश से देख लिया, इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद प्रकाश से कुछ आईएमपी जो आगे की चीजें उसको देखेंगे। ठीक है, नोट्स आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब छठे फैक्ट में देखा जाए तो एक साइंटिस्ट थे हाइगेंस, पता नहीं यहाँ नहीं, यहाँ से लिखते हैं। छठा फैक्ट, हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था।
जिसके अनुसार प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। VIMP फैक्ट, ये भी कई बार एग्जाम के दृष्टिकोण से IMP है, पूछी हुई चीज है कि किसने प्रकाश के तरंग सिद्धांत की व्याख्या किसने करी थी, या प्रकाश के तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो हमारा ऑप्शन जाएगा हाइगेंस ने। और इन्होंने क्या बताया कि प्रकाश का जिसके अनुसार प्रकाश विद्युत चुंबकीय, एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा तो है ही, एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय क्या है, तरंग है। ठीक है। और एक वैज्ञानिक और आएंगे जो बहुत VIMP, ये भी है थॉमस यंग। इन्होंने प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। अब अगर क्वेश्चन करता है कि प्रकाश के व्यतिकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो हमारा ऑप्शन जाएगा मैक्सवेल थे। सारे कीवर्ड्स हैं, यही से क्वेश्चन बनते हैं। व्यतिकरण सिद्धांत किसने दिया था, थॉमस यंग ने दिया था। ठीक है। तो ये तीन सिद्धांत हम लोगों ने देख लिया, हाइगेंस का देख लिया, थॉमस यंग का देख लिया, न्यूटन का देख लिया। अब आगे एक वैज्ञानिक और है मैक्सवेल, 8वां मैक्सवेल। इन्होंने प्रकाश का कौन सा सिद्धांत दिया था, प्रकाश का वैद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत। एक और देख लेते हैं, इसके बाद इसकी व्याख्या करते हैं। मैक्स प्लांक प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। आप पीसीएस के पुराने क्वेश्चन, आरओ के पुराने क्वेश्चन, मैं कहता हूँ आईएएस के क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन वन लाइनर नहीं, यहाँ से सुमेलित करने के लिए पूछा गया है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसका है, हाइगेंस का है। प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत किसका है, थॉमस यंग का है। मैक्सवेल ने क्या बताया था कि प्रकाश का वैद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है। मैक्स प्लांक ने क्या, कौन सा सिद्धांत दिया था प्रकाश के बारे में, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था। ये वन लाइनर भी पूछे जाते हैं और सुमेलित करने के लिए भी पूछे जाते हैं। पीसीएस, आरओ और बड़े एग्जाम में सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, और बाकी जो छोटे एग्जाम है वहां से वन लाइनर भी पूछ लेता है कि प्रकाश का विद्युत चुंबकीय गणितीय सिद्धांत किसका है, व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था। तो ये सारी चीजें हमको पूरी तरह से याद करके रखनी होगी। एग्जाम क्रैकर फैक्ट है। ठीक है। तो ये प्रकाश से संबंधित इन सिद्धांतों को हमको पूरी तरह से रट करके रखना होगा। ठीक है। अब देखिए एक वैज्ञानिक आते हैं जो कि बहुत ही फेमस है, आइंस्टीन के बारे में। 10वें फैक्ट में देखें, आइंस्टीन ने स्पष्ट किया कि प्रकाश छोटे ऊर्जा बंडलों में आता है जिसे हम क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं, जिसे फोटॉन कहते हैं। ठीक है। आइंस्टीन ने क्या बताया, आइंस्टीन बताया कि प्रकाश जो होता है ये छोटे छोटे ऊर्जा बंडलों से मिल करके बना होता है। हाँ, और इन छोटे छोटे ऊर्जा बंडलों को क्या कहा जाता है, फोटॉन कहा जाता है। तो प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत आइंस्टीन। ठीक है। बहुत VIMP है, इन्होंने व्याख्या इसकी करी थी कि ये चीज करेक्ट है। तो ये वाले इन लोगों के, इन वैज्ञानिकों के नाम प्रकाश से बहुत ही VIMP है। आगे भी कुछ लोग आएंगे, उनको भी हम लोग देख लेंगे। तो ये सारे फैक्ट मैंने बताया ना कि एग्जाम का पूरी तरह से एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके हिसाब से मैं आपको फैक्ट उपलब्ध कराता रहता हूँ। ठीक। अगला देखिए 11वां, प्रकाश के उत्सर्जन की अगर बात किया जाए तो जब किसी पिंड को
जब किसी पिंड को अत्यधिक गर्म किया जाता है, अत्यधिक गर्म किया जाता है तो उससे उष्मीय विकिरण, उष्मीय विकिरण व प्रकाश का उत्पादन होता है। ये तो कॉमन सी बात है, सबको पता है। जब किसी पिंड को हम गर्म करते हैं, किसी भी चीज को जब हम गर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित होती है या प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित होती है या उसका उत्पादन होता है। ठीक है, ये वाला फैक्ट तो कॉमन सा है, लेकिन इसमें जो एग्जाम क्रैकर फैक्ट है उसको आगे चल करके देखते हैं। इसको मिटा लेते हैं। इसमें से जितने भी फैक्ट हैं सब सब मैं बार बार बोल रहा हूं कि सब एग्जाम के दृष्टिकोण से एकदम आईएमपी हैं। क्वेश्चन यहीं से एग्जाम प्रकाश से जब भी क्वेश्चन पीसीएस आरओ एसआई टेट पेट सुपर टेट जितने भी एग्जाम है सब में क्वेश्चन यहीं से बन करके आएगा। ठीक है, अब यहां से एक फैक्ट ये भी बनता है कि जिस पिंड से जो गर्म किया जाता है, जो प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है। ये वाला फैक्ट बहुत ही आईएमपी है। तो इसको देख लेते हैं 11वें फैक्ट में। 11वें फैक्ट में उत्सर्जित प्रकाश का रंग, उत्सर्जित प्रकाश का रंग पिंड के ताप पर निर्भर करता है। बहुत ही वीआईएमपी है। जब हम किसी पिंड को गर्म करते हैं तो हमने देखा होगा अक्सर कभी कभी हमको नीला प्रकाश दिखाई देता है, कभी लाल प्रकाश दिखाई देता है, कभी पीला प्रकाश दिखाई देता है, सफेद प्रकाश भी दिखाई देता है। तो ये सारे फैक्ट बहुत ही आईएमपी है। तो ये जो प्रकाश हमको दिखाई देता है वो किस पर निर्भर करता है, पिंड पे। यानी कि जो पिंड जितना गर्म होगा उसी हिसाब से उसके प्रकाश जो हमें दिखाई देते हैं वो अलग अलग कलर के होंगे। सबसे अधिक जो गर्म पिंड होगा उसका प्रकाश नीला दिखाई देगा हमको। ठीक है, उससे कम अगर है तो सफेद दिखाई देगा। ठीक है, और अगर उससे कम है तो हमें लाल दिखाई देगा। यानी कि सबसे गर्म पिंड का प्रकाश नीला, उससे गर्म पिंड का प्रकाश सफेद, और उससे गर्म पिंड का प्रकाश लाल, और उससे कम गर्म, उससे कम सॉरी मतलब सबसे ज्यादा गर्म का नीला, उससे कम गर्म का सफेद, उससे कम गर्म का लाल, और उससे भी कम गर्म का पीला। ऐसे करके हमको प्रकाश दिखाई देता है। यानी कि जो पिंड सबसे ज्यादा गर्म होगा, और अगर पूछे कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होगी तो नीला, जो पिंड नीला दिखाई देगा उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी इसी में होगी। ऊर्जा की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें इस नीले वाले में होगी, उसके बाद सफेद वाले में होगी, उसके बाद लाल वाले में होगी एनर्जी। ठीक है, तो ये भी फैक्ट बहुत ही वीआईएमपी है। हाँ, दृश्य 12वां फैक्ट भी आईएमपी है। दृश्य प्रकाश का तरंग धैर्य, दृश्य प्रकाश का तरंग धैर्य कितना होता है। एग्जाम में आई हुई चीज है, कई बार रिपीटेड है। तो ये है 3900 आर्मस्ट्रांग से लेकर के 7800 आर्मस्ट्रांग। ठीक है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो हमारे ऑप्शन में ये 3900 आर्मस्ट्रांग और 7800 आर्मस्ट्रांग होगा। तो इसको हमको रट करके रखना होगा, याद करके रखना होगा, ताकि एग्जाम में आए तो हम इसको कर ले जाएं। 3900 आर्मस्ट्रांग से लेकर के 7800 आर्मस्ट्रांग के बीच दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है वो इतना ही होता है। ठीक है, और प्रकाश के कुछ लक्षण होते हैं। तो लक्षण क्या होते हैं, लक्षण में कुछ चीजें हमको देखना जरूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से हमारा 13वां फैक्ट बन जाएगा, प्रकाश, ये तो पहले ही हम पढ़ चुके हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये प्रकाश का लक्षण है। दूसरा है प्रकाश की चाल,
चाल गमन पथ के माध्यम पर निर्भर करता है। ये दूसरा फैक्ट है। हाँ, ये वाला फैक्ट तो बहुत ही वीआईएमपी है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? निर्वात में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में कितनी होती है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3.0 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड, ये होती है प्रकाश की चाल। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रकाश की सर्वाधिक चाल, प्रकाश सबसे तीव्र गति से कहाँ चलता है? हमारा ऑप्शन जाएगा निर्वात में चलता है। और निर्वात से जैसे जैसे माध्यम उसका बदलता रहता है, प्रकाश की चाल भी बदलती रहती है। और ये माध्यम के घनत्व पर भी निर्भर करता है। ठीक है, उसको आगे चल करके हम देखते रहेंगे। तो ये प्रकाश की चाल गमन पथ के माध्यम पर निर्भर करता है। और प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा निर्वात में होती है। कितनी होती है इसको भी हमको रट करके रखना है। कीवर्ड्स है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड होती है। ठीक है। हाँ, अब देखिए माध्यम की बात जो करी थी, तो ठोस व द्रव माध्यमों में, ठोस व द्रव माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन भी होता है। ठीक है, ठोस है, माध्यम है या द्रव माध्यम है, जो जैसा माध्यम रहेगा वहां पर प्रकाश का परावर्तन भी होगा और उसका अपवर्तन भी होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि ये गमन पथ के माध्यम पर निर्भर करता है। गमन पथ के माध्यम पे जैसा माध्यम रहेगा वैसी प्रकाश की चाल रहेगी। तो ये सारे फैक्ट है। इन फैक्ट को हमको पूरी तरह से याद करके रखना। चलिए इसको मिटाते हैं। मिटा करके अगला फैक्ट देखते हैं प्रकाश से। अगला फैक्ट हमारा, प्रकाश को चलने के लिए, ये इसका लक्षण है, चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नहीं होती। अभी हमने पीछे देख लिया है कि प्रकाश की सर्वाधिक चाल कहाँ पे होती है? निर्वात में होती है, यानी निर्वात में कोई भी माध्यम नहीं है। तो सीधी सी बात है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हम लोगों ने ध्वनि में देखा था कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं होती है, सीधा उल्टा है। अगला वाला फैक्ट देखिए, इसको मैं एक कर दे रहा हूँ, आप लोग क्रम वाइज इसका ओ बना लीजिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। बहुत ही वीआईएमपी फैक्ट है। कई बार एग्जाम में पूछा है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, अब यहाँ से भी क्वेश्चन आया है कि भैया प्रकाश का जो वेग है, गति है, इसको सर्वप्रथम किसने मापा था? इस साइंटिस्ट का नाम जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा रोमर ने। ठीक है, इस रोमर जी का नाम हमको याद करके पूरी तरह से रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, अब इसको देख लेते हैं। जैसे माध्यम में प्रकाश की चाल बदल जाती है, तो हम लोग देखते हैं कि निर्वात से पृथ्वी के वायुमंडल में अगर प्रकाश चलता है तो कितने परसेंटेज की कमी होती है, या जल में प्रकाश जब जाता है तो कितने परसेंटेज की कमी होती है। तो ये 2-3 फैक्ट हैं जो एग्जाम क्रैकर है, एग्जाम में पूछे गए, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चौथे फैक्ट में हम देख लेते हैं, निर्वात से पृथ्वी के
वायुमंडल में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल 0.03% कम हो जाता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन किया गया है कि अगर निर्वात से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश प्रवेश करता है तो उसके गति में क्या होती है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कम होता है। अगर कम ज्यादा वाला ऑप्शन है तो कम मारेंगे, और अगर ये परसेंटेज वाला ऑप्शन है तो ये परसेंटेज है 0.03% होता है। अब अगर इसको देखा जाए कि निर्वात से, अब दूसरे फैक्ट में देखें, तथा निर्वात से पानी में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो क्या होगा, सीधी सी बात है, ऑप्शन में हमारा जाएगा कि कम होगा। लेकिन कितने परसेंटेज कम होगा, निर्वात से पानी में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में कितने प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल 25% कम, तथा निर्वात से कांच में प्रवेश करने पर 35% तक कम। ये आईएमपी फैक्ट है। देखिए, निर्वात से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने में प्रकाश की चाल कितनी हो जाती है, 0.03% कम हो जाता है। निर्वात से पानी प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में कितनी परसेंटेज की कमी आती है, 25% की कमी आती है। और निर्वात से कांच में प्रवेश करने पर सबसे ज्यादा कांच में आ रही है, 35% तक कम हो जाता है। तो कम वाला ऑप्शन है तो कम वाला मारिए, लेकिन कॉन्सेप्चुअल में कम और ये परसेंटेज, ये तीनों हमको याद करके रखने हैं, क्योंकि एग्जाम कहकर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, मिटा करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब परावर्तन को देख लेते हैं। परावर्तन, अपवर्तन और उसके कुछ फैक्ट आईएमपी हैं, उसको देखने के बाद इस क्लास को क्लोज करेंगे। परावर्तन किसको कहा जाता है, तो हमारा ये वाला फैक्ट परावर्तन से बनता है। जब प्रकाश की किरण किसी अवरोध से टकराकर वापस लौटती है तो उसे परावर्तन कहा जाता है। यानी कि प्रकाश की किरणों का अवरोध से टकरा करके वापस लौटना ही क्या होता है, परावर्तन होता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इस फैक्ट को हमको याद करके रखना है। फिर देखते हैं दूसरे में अपवर्तन। मैंने कहा कि नंबरिंग आप लोग कर लीजिएगा, बाकी चीजें मैं सारी क्लियर करवा दूंगा। अपवर्तन किसको कहा जाता है, प्रकाश का एक पारदर्शी माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर उसका विचलन
होना। ये क्या होता है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरणों का क्या होता है, विचलन हो जाता है, बिखराव हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। कॉन्सेप्चुअल है, मैंने कहा है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव है वही मैं पढ़ाऊंगा, बाकी एकेडमिक पे हमको नहीं जाना है, जो एग्जाम में कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है। अब प्रकाश के अपवर्तन से 2-3 फैक्ट और हैं। अपवर्तन की जो घटना होती है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में ऐसे प्रवेश करने पर क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसलिए इन तीनों फैक्ट को हम लोग अपवर्तन में से क ख करके देखेंगे। तो अपवर्तन से पहला क में हम लोग देखेंगे कि जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी गति कम हो जाती है तथा प्रकाश की किरणें अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं। ठीक है। FIIMP है। जब प्रकाश की किरण या जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करता है तब क्या होता है, क्वेश्चन करता है, तब उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारा ऑप्शन जाएगा कम हो जाता है। तथा प्रकाश की किरणें किधर झुकती हैं, तो हमारा ऑप्शन जाएगा वो जो अभिलंब होता है, दूसरी बिंदु होती है उसकी तरफ क्या होती हैं, झुक जाती हैं। क्योंकि जब सघन से विरल में प्रवेश करेगा तो इसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो ये फैक्ट IMP, इसको ध्यान में रखना है। अब ख वाले फैक्ट में अगर हम देखें, जब प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में, उसका उल्टा होगा, विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की गति कम व किरणें अभिलंब से दूर हो जाती है। इसमें क्या हो रहा था कि प्रकाश जो किरणें होती थी वो अभिलंब की तरफ झुक रही थी, और इसमें क्या हो रहा है कि किरणें जो है अभिलंब से क्या हो रही हैं, दूर हो जा रही हैं। दोनों में ये वाला फैक्चुअल अंतर है। सॉरी, हाँ, यहाँ पे वो कम, यहाँ वहाँ पे गति कम हो रही थी, यहाँ गति बढ़ रही है, उल्टा होगा ना। तो यहाँ पे गति बढ़ रही है, तो सीधी सी बात है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश की गति कम हो जाती है और उसकी किरणें अभिलंब की तरफ झुकती हैं। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करता है तो प्रकाश की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, बढ़ जाती है, और उसकी किरणें अभिलंब से क्या होती है, दूर हो जाती है। ठीक है। अब एक फैक्ट इससे और है, ग वाला, इसको मिटा करके देखते हैं। अगला फैक्ट है ग में यदि प्रकाश की किरण अभिलंब के समानांतर है तब क्या होगा, अभिलंब के
समानांतर समानांतर है तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं, केवल गति बदल जाती है, केवल गति बदल जाती है। आईएमपी फैक्ट है, यदि प्रकाश की किरण अभिलंब के समानांतर है तब क्या होगा, उसकी गति बदल जाएगी, सिर्फ उसका मोशन बदल जाएगा, लेकिन उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक क ख ग अपवर्तन से फैक्ट थे जो एग्जाम के बेसिस से आईएमपी थे और पूछे गए थे, इसलिए इस फैक्ट पे चर्चा करना जरूरी था। ठीक है, तो अपवर्तन वाले में इन सब चीजों को हमने देख लिया है। अब आगे देखते हैं, अगला फैक्ट है लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक, लेकिन अपवर्तनांक कम। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा फैक्ट है बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम, लेकिन अपवर्तनांक सर्वाधिक। ये फैक्ट बहुत ही आईएमपी है, आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस रंग के प्रकाश की किरण का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा लाल रंग के प्रकाश का सर्वाधिक होगा। जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, यानी उसका अपवर्तनांक बिखराव सबसे कम हो रहा है, तो इसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे कम होती है, इसलिए इसका अपवर्तनांक या बिखराव सबसे ज्यादा होता है। ये फैक्ट बहुत ही आईएमपी है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि सिग्नल पे लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि दूर से दिखाई देता है, क्योंकि उसका जो है बिखराव नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, या लाल कपड़े का प्रयोग किया जाता है सिग्नल रोकने के लिए कभी कभी। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक, अगला फैक्ट, हाँ अगला फैक्ट देखें, इसको कर देते हैं 1 2। तीसरा फैक्ट इससे देखें, ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्वेश्चन आया हुआ है। ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर क्वेश्चन करता है कि अगर ताप बढ़ाया जाए तो अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमारा ऑप्शन जाएगा ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ ये वाला फैक्ट बहुत ही आईएमपी है। चौथा, सघन माध्यम की किसी वस्तु को विरल माध्यम से देखने पर उसकी आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होता है। आईएमपी फैक्ट है, अगर कोई भी वस्तु है, हमने दैनिक जीवन में हम लोग अनुभव करते हैं
कि अगर कोई वस्तु है, जैसे अगर सघन माध्यम में रखी हुई कोई वस्तु है, अगर उसको विरल माध्यम से हम लोग देखते हैं तो उसकी जो आभासी गहराई है वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। यानी कि इसके कई एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कि पानी में कोई मछली है, साफ पानी है, तो हम लोग उसको देखते हैं तो तली से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, यानी कि अपनी वास्तविक जो उसकी गहराई है उससे ऊपर उठी दिखाई देती है आभासी गहराई में। इसी प्रकार से उसी जल में डूबा हुआ कोई लकड़ी का टुकड़ा है या सिक्के का टुकड़ा है, तो हम लोगों को देखने पर क्या महसूस होता है कि वह तली से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यानी कि कुछ उसकी जो वास्तविक स्थिति है उससे ऊपर उठी हुई दिखती है। किसके कारण दिखती है? अपवर्तन के कारण दिखती है। बहुत ही IMP है, ऐसे एग्जाम्पल से क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं जो IMP फैक्ट है इससे। अब हम लोग देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हाँ ठीक है। जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो नियम है, यहाँ से जैसे किरण कैसे प्रवेश कर रही है, क्या हो रहा है, क्या घटना घट रही है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये एकेडमिक है। यहाँ से क्वेश्चन जो बन करके आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वही क्वेश्चन बन करके आता है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, अपवर्तन का है या प्रकीर्णन का है। तो जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, जैसे अपवर्तन के एग्जाम्पल जो पूछे गए तो मैंने आप क्लियर कर दिया, उसी प्रकार से प्रकीर्णन के भी एग्जाम्पल के साथ उसका कॉन्सेप्ट पूछा गया है, इसलिए उसको क्लियर करेंगे। लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का 99% नहीं पूछा गया है, इसलिए उसको हमको जोर नहीं देना है, सिर्फ एग्जाम्पल इसका देखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं। के उदाहरण पहला देख लेते हैं, खाली परख नली। खाली परख नली को जल में डुबोकर टेढ़ा करने पर नली के तली, नली के तल का, ऐसे लिखते हैं, नली के तल का चमकीला दिखना। ये किसके कारण होता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा भैया ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं चांदी की तरह चमकती है। चांदी की तरह क्या होती है? चमकती है। अगला देखते हैं, दूसरा, कांच के चटकने पर, कांच के चटकने पर इसके दरारों का चमकना या चमकीला दिखाई देना किसके कारण होता है? तो ये होता है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। तीसरा एग्जाम्पल, धातु के गोले ठीक है, धातु के गोले पर कालिख पोत कर उसे जल में डुबोने पर गोले की सतह का चांदी की तरह चमकना किसके कारण होता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा ये भी होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसी प्रकार से ये वाला तो कई बार एग्जाम में पूछा है, हीरे का चमकना।
ये किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ दो एग्जाम्पल और हैं, इसमें अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों की भूमिका होती है। जैसे कि पांचवा में रेगिस्तान में मृग मरीचिका, मृग मरीचिका, ठीक है, ये किसके कारण होता है? तो अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों के कारण, अपवर्तन प्लस पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये दोनों के कारण होता है। या ठंडे देशों में भी मृग मरीचिका, छठा एग्जाम्पल, ठंडे देशों में मरीचिका, ये भी किसके कारण होता है? ये भी अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, अपवर्तन प्लस पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ एग्जाम्पल हैं जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए इस पर चर्चा करना बहुत ही जरूरी था। तो ये सारे फैक्ट आपको रट करके रखना होगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं, फिर आगे कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे। अब देखते हैं अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन के कुछ एग्जाम्पल, अपवर्तन, पानी से भरे, पहला एग्जाम्पल देखते हैं, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ी वस्तु का ऊपर उठा दिखना। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल मैंने जिक्र कर दिया था, जैसे जल में पड़ी मछली, जल में पड़ी मछली का ऊपर उठा दिखना, मतलब अपनी वास्तविक जो स्थिति है उससे थोड़ा सा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, ऊपर उठा दिखना, ये भी है अपवर्तन के कारण। दो एग्जाम्पल हो गए। सूर्य, हाँ ये वाला एग्जाम्पल बहुत ही आया। तीसरा, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय सूर्य का क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखना या दिखाई देना, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। एक और है चौथा, तारों का टिमटिमाना, ये भी किसके कारण होता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, द्रव में अंशतः, मतलब पूरी तरह से नहीं, अंशतः डूबी वस्तु नहीं, छड़, डूबी सी छड़ का टेढ़ा दिखना, ये किसके कारण होता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। तो ये सारी घटनाएं किसके कारण होती है? तो अपवर्तन के कारण होती है। मैंने बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में उठा करके देखिए, क्वेश्चन यहीं से बनता है, इसलिए मैं एग्जाम ट्रैकर वीडियो ही उपलब्ध करा रहा हूँ। अब हम लोग देखेंगे प्रकीर्णन। अब प्रकीर्णन के कॉन्सेप्ट को पूछा गया है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग चर्चा करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। प्रकीर्णन का कॉन्सेप्ट क्या है? जब
प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में गुजरता है, जहां धूल व अन्य पदार्थों के कण होते हैं तो इनके द्वारा सभी दिशाओं में, मतलब चारों तरफ दिशाओं में प्रकाश का बिखराव कर दिया जाता है या बिखराव होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। हाँ, वायुमंडल में धूल कण और कई अशुद्धियां और कई पदार्थों के कण मौजूद होते हैं, जिनसे क्या होता है, प्रकाश की किरणें जब गुजरती हैं तो क्या वो धूल के कण और जो अशुद्धियां ये सब क्या करती हैं, प्रकाश का बिखराव कर देती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकीर्णन करते हैं। तो एक कॉन्सेप्चुअल है, एक कॉन्सेप्ट में पूछा गया है, इसलिए इस पर चर्चा करना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, इसे ही हम प्रकीर्णन करते हैं। अब यहाँ पे एक फैक्ट और देख लेते हैं, 6वां में बैगनी रंग का प्रकीर्णन, ऊपर हम प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी तरंग सबसे ज्यादा होता है। इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, प्रकाश के क्रम में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रम बताइए कि कैसे क्रम में, मतलब आरोही क्रम इसका क्या होगा, कम होने का, प्रकीर्णन कम होने का। तो बैगनी सबसे ज्यादा प्रकीर्णन बैगनी का होगा, इसके बाद जामुनी कलर का होगा, प्लस इसके बाद नीला कलर का प्रकीर्णन होगा, प्लस इसके बाद हरा रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, फिर इसके बाद जामुनी, हरा, हाँ, फिर इसके बाद पीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, फिर इसके बाद नारंगी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, और इसके बाद लाल रंग के प्रकीर्णन सबसे कम होगा। जैसे बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद जामुनी का, उसके बाद नीला का, उसके बाद हरा का, उसके बाद पीला का, उसके बाद नारंगी का, उसके बाद लाल का। ठीक है, यानी कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी, फिर नारंगी की होगी, फिर पीले की तरंग दैर्ध्य होगी, फिर हरे की होगी, फिर नीले की होगी, फिर जामुनी की होगी, मतलब एक कम में चलता चला जाएगा, और सबसे कम बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य होगी। ठीक है, तो जिसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी। तो ये वाला क्रम भी पूछा गया है, इसलिए इस क्रम को हमको याद करके रखना है। चलिए इसको मिटाते हैं और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो आकाश का रंग काला दिखाई देता। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अगर पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थिति नहीं होती तो आकाश का रंग कैसे दिखाई देता, तो हमारा ऑप्शन जाएगा काला दिखाई देता। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरे फैक्ट में अगर हम बात करें तो पूछा गया है कि यही कारण है, मतलब वायुमंडल उपस्थित नहीं होता है, कहाँ पे, अंतरिक्ष से, अंतरिक्ष और चंद्रमा से आकाश का रंग
कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, वायुमंडल नहीं है, काला दिखता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतरिक्ष से और वहां से चंद्रमा से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो हमारा ऑप्शन जाता है काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है, अंतरिक्ष में भी नहीं होता है और यहाँ चंद्रमा पर भी वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है, तभी तो ऑक्सीजन के साथ जाते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा फैक्ट, समुद्र के पानी का रंग नीला दिखता है ना, क्यों दिखाई देता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, या किस चीज के कारण? तो ये होता है आकाश के परावर्तन, यानी इसमें दो घटनाएं काम करती है, आकाश के परावर्तन प्लस जल के कणों द्वारा, जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, अब चौथा में देखें प्रकीर्णन का एग्जाम्पल, अस्त व उदय होते समय सूर्य का लाल रंग का दिखाई देता है ना, किसके कारण दिखाई देता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा प्रकीर्णन के कारण। और क्षितिज के नीचे होते हुए भी सूर्य का दिखाई देना, ये अपवर्तन के कारण हो रहा था और ये प्रकीर्णन के कारण हो रहा है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। एक और है पांचवा, रात में आकाश काला दिखाई देता है, आकाश का काला दिखना, ये किसके कारण होता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, प्रकाशिक तंतु जिसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इस पर मैं जिक्र कर रहा हूं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। VIMP है, उसी प्रकार से इंडोस्कोप होता है, सातवां, जिससे पेट के अंदर देखा जाता है। इंडोस्कोप में भी क्वेश्चन पूछा है, किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको देखना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, और हमारी दृष्टि सबसे पहले किस रंग पे पहुंचती है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा हमारी दृष्टि सबसे पहले लाल रंग पर जाती है। ठीक है, सबसे पहले लाल, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, इसलिए हमारी दृष्टि सबसे पहले लाल रंग पे जाएगी। ठीक है, तो ये प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिसको कहते हैं, इंडोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये दोनों ही फैक्ट बहुत ही VIMP थे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि लगभग प्रकाश से जितनी भी चीज़ें थी मैंने इस क्लास में क्लियर करने की कोशिश की है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से IMP थी। ठीक है, ये एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष को देख करके इस चैप्टर को क्लोज कर देते हैं। इंद्रधनुष, इसमें से पहला होता है प्राथमिक इंद्रधनुष। कुल कितने रंग होते हैं? 7 रंग। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष में यहां से क्वेश्चन आता है, जो लाल रंग होता है वो बाहर की तरफ होता है, यानी ऊपर रहेगा, और बैगनी रंग, बैगनी रंग कहां होता है?
रंग अंदर यानी नीचे, और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है, इसमें इसके उल्टे होता है। इसमें लाल रंग अंदर यानी नीचे, और बैगनी रंग बाहर यानी ऊपर, ये अंतर होता है। और प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष में ये यहाँ से प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग बाहर की तरफ होता है, कौन सा अंदर की तरफ होता है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। इसलिए प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष हम लोगों का देखना बहुत ही जरूरी था। और इंद्रधनुष की जो घटना होती है, ये घटना के लिए प्रकाश के कौन सा फैक्ट जिम्मेदार है, तो ये अपवर्तन प्लस पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश से ये फैक्ट बहुत ही आईएमपी थे जिस पर हमने इस वीडियो में चर्चा करी है। कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो आगे की क्लास में भी मतलब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, लेकिन कुछ फैक्ट थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आते रहते हैं, तो उसको मैं जैसे जैसे की क्लास चलाता रहूँगा वैसे वैसे क्लियर होते जाएंगे। फिर अगली बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम से मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें किसी महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री पर चर्चा करी जाएगी।